हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मोनार्च दी लेगेसी मॉन्स्टर के एक्सप्लेनेशन को, जो कि एक बहुत ही अच्छी एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन और फैंटेसी वेब सीरीज है। शायद इसीलिए अब तक इस सीरीज को IMDb पर 7.8 की रेटिंग भी मिल चुकी है। तो कहानी की शुरुआत 1973 में होती है, जहाँ एक साइंटिस्ट एक बहुत बड़े मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था। तभी उसके सामने खाई आ जाती है, जिससे कि वो अब और आगे नहीं भाग सकता था। लेकिन जैसे वो स्पाइडर मॉन्स्टर साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो तभी जमीन के अंदर से एक दूसरा टाइटन मॉन्स्टर निकलकर उस स्पाइडर मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। इसी बीच साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरी की सारी इंफॉर्मेशन समुद्र में फेंक देता है, ताकि अगर वो मॉन्स्टर उसे मार भी दे तो उसकी डिस्कवरी के बारे में लोगों को पता चल सके। लेकिन वो दोनों मॉन्स्टर लड़ते लड़ते खाई से नीचे समुद्र में गिर जाते हैं और साइंटिस्ट की जान बच जाती है। अब हमें साल 2013 में जापान के समुद्र का सीन दिखाया जाता है, जहां एक मछुआरे की शिप ने ढेर सारी मछलियां पकड़ी थी, लेकिन उनके जाल में उस साइंटिस्ट का 40 साल पुराना बैग भी फंस गया था, जिसके ऊपर प्रॉपर्टी ऑफ रांडा और मोनार्च लिखा हुआ था। अब हम 2 साल के बाद यानी कि 2015 में केट रांडा नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि किसी काम से सैन फ्रांसिस्को से टोक्यो आती है। वो एक टैक्सी लेकर कहीं जाने के लिए निकल जाती है, लेकिन वो नोटिस करती है कि पूरे टोक्यो में गॉडजिला इवैक्यूएशन सेंटर बने हुए हैं और साथ ही पूरे शहर में मिसाइल लगे हुए हैं। केट एक बिल्डिंग में जाती है, तभी उससे उसकी मॉम का कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम घर पहुंच गई? तो वो कहती है कि हाँ पहुंच गई, बस मैं घर के अंदर ही जा रही हूँ। लेकिन केट जब घर के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि कोई उस घर में पहले से रह रहा है, जबकि ये घर उसके डैड का था। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे पिक्चर पर पड़ती है, जहाँ वो अपने डैड को एक औरत और एक बच्चे के साथ देखकर हैरान रह जाती है। तभी उसके सामने पिक्चर वाली औरत और वो लड़का भी आ जाता है, जिसका नाम केंतारो रांडा होता है। वो केट से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो, जिस पर वो उसी से पूछती है कि तुम कौन हो, ये तो मेरे डैड का घर है। केंतारो कहता है कि मैं तुम्हारे डैड को नहीं जानता और ये अपार्टमेंट मेरा है। तभी केट वहाँ पड़े उसे अपनी फादर की फोटो को दिखाते हुए कहती है कि यही तो मेरे डैड है। अब हमें 1959 में कजातन का सीन दिखाया जाता है, यानी कि केट से 56 साल पहले, जहां हम 3 लोगों को एक कार से कहीं जाते हुए देखते हैं। दोस्तों, इस मूवी में 2 टाइमलाइन का सीन दिखाया गया है, जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे आपको समझ जाता जाएगा कि यहाँ हो क्या रहा है। इन तीनों में से 2 साइंटिस्ट और एक आर्मी का सोल्जर होता है, जिन्हें इन साइंटिस्ट कपल के रिसर्च में हेल्प करने के लिए भेजा गया था। ये एक डिवाइस से मिल रहे रीडिंग को फॉलो करते हुए एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक वीरान पड़ा शहर दिखाई देता है। ये लोग वहां जाकर पूरे शहर में बम लगा देते हैं और उस जगह को ब्लास्ट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ केंतारो केट से पूछता है कि हम कैसे यकीन कर ले कि तुम मेरे डैड की बेटी हो। केट उन्हें यकीन दिलाने के लिए अपना और अपनी डैड की सारी फोटो दिखाती है। फिर वो केंतारो से कहती है कि मेरे डैड ने तुम्हारी मॉम के साथ मिलकर मेरी मॉम को चीट किया, जिस पर केंतारो की माँ बहुत परेशान होने लगती है। इसीलिए केट वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी केंतारो की माँ उसे रोकती है और उससे कहती है कि हम बहुत दिनों से हिरोशी का वेट कर रहे हैं, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? केट कहती है कि नहीं, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर अलार्म बजने लगता है, जिसे सुनते ही वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक गॉडजिला इवैक्यूएशन सेंटर की तरफ भागने लगते हैं। इस दौरान केट नीचे गिर जाती है, लेकिन तभी पीछे से केंतारो वहां आकर उसे अपने साथ गॉडजिला इवैक्यूएशन सेंटर की तरफ ले जाता है। वहां पहुंचकर केट को कुछ याद आता है, जहां हम देखते हैं कि जब गॉडजिला ने पहली बार सैन फ्रांसिस्को में अटैक किया था, तो केट अपने स्कूल के बच्चों के साथ वहीं फंस गई थी, जहां उसने पहली बार गॉडजिला को सामने से देखा था।
खैर उस दिन उसने किसी तरह से अपनी और अपने स्कूल के कुछ बच्चों की जान तो बचा ली, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड और बहुत से बच्चे मारे गए थे। वहीं दूसरी तरफ 56 साल पहले कीको, सा और बिली उस शहर को ब्लास्ट करने के बाद उसके अंदर चले जाते हैं, जहां उन्हें एक जगह पर एक नर्सरी जैसा कुछ दिखाई देता है। वहां पर बहुत बड़े बड़े टाइटन्स के लार्वा थे। कीको और बिली को अपनी रिसर्च के लिए उस लार्वा का एक सैंपल चाहिए था, लेकिन सा कहता है कि नीचे टाइटन्स हो सकते हैं, इसीलिए हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन कीको कहती है कि मैं इतनी दूर आकर खाली हाथ नहीं लौटने वाली। इसके बाद वो रस्सी लगाकर उन लार्वा का सैंपल लेने के लिए नीचे उतर जाती है। उसके पीछे पीछे सा भी उसके प्रोटेक्शन के लिए नीचे उतरता है, लेकिन वहाँ की जमीन बहुत कमजोर थी, वो नीचे धंसने लगती है। इसीलिए सा जल्दी से कीको को लेकर वहाँ से निकलने लगता है, लेकिन इसी बीच उन लार्वा से बच्चे निकलकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। सा और कीको बचने के लिए रस्सी पर चढ़ रहे थे और बिली कीको के रस्सी को खींच रहा था, लेकिन कीको के रस्सी पर वो टाइटन क्रिएचर आकर लटक जाते हैं, जिससे कि बिली के हाथ से रस्सी छूट जाती है और कीको उन टाइटन के साथ जमीन के नीचे खाई में गिर जाती है। वहीं 56 साल के बाद वाली कहानी में इवैक्यूएशन सेंटर में ये बता दिया जाता है कि गॉडजिला चला गया है, अब वो लोग बाहर आ सकते हैं, जिसके बाद सभी लोग वहां से बाहर निकलते हैं। केंतारो की माँ केट से उसे अपने घर चलकर चाय पीते हुए बातें करने को कहती है, लेकिन वो उनके साथ जाने से मना कर देती है। तभी केंतारो कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। वो उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर हिरोशी काम करते थे। वहाँ पर वो केट को एक सेफ दिखाता है और कहता है कि डैड के जाने के बाद मैंने इसे खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कभी खोल नहीं पाया। जिसके बाद केट उसमें अपना बर्थडे डालती है तो वो सेफ ओपन हो जाता है। उसे उस सेफ से मोनार्च के सिंबल वाला वो बैग मिलता है, जो आज से 2 साल पहले 2013 में मछुआरों को मिला था। उस सिंबल को देखकर केट को याद आता है कि उस दिन गॉडजिला के अटैक के बाद जो आर्मी और लोग वहां आए थे, उनके कपड़ों और चीजों पर भी ठीक वैसा ही सिंबल बना हुआ था। उस बैग में से उसे ढेर सारी टेप रिकॉर्डर मिलती है, जिसके बाद केंतारो उन टेप को डिक्रिप्ट करवाने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड मेई के पास लेकर जाता है, जो कि एक हैकर थी और उसे पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कलेक्ट करने का शौक था। मैं उस टेप को अपने एक मशीन में चलाती है, लेकिन वो टेप एक बहुत ही पुराने मिलिट्री कोड से इनक्रिप्टेड था, जिसके बाद मैं उसे एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के जरिए बड़े ही आसानी से डिक्रिप्ट कर देती है और उसके फाइल को प्रोसेस होने के लिए छोड़ देती है। लेकिन उसके ऐसा करते ही ये खबर मोनार्च के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाती है कि किसी ने उनके डिक्रिप्शन सिस्टम के इस्तेमाल से एक बहुत ही पुरानी इनक्रिप्शन कोड को डिक्रिप्ट किया है। लेकिन मेई ने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल थोड़ी देर के लिए ही किया था, जिससे कि उन्हें उस टेप का थोड़ा सा फाइल मिल जाता है और फिर वो लोग उसका लोकेशन भी निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ केंतारो को उन टेप्स में बहुत सारी टाइटन्स की फोटो, एक मैप और मोनार्च से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते जा रहे थे। केंतारो पूछता है कि ये मोनार्च क्या है, जिस पर केट उसे बताती है कि वो किसी तरह की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है और ये बैग भी उन्हीं का हो सकता है। मैंने उन्हें पहली बार गॉडजिला के अटैक के वक्त देखा था। मेई पूछती है कि क्या तुम्हारे डैड उनके लिए काम करते थे? तभी केंतारो कहता है कि अगर गॉडजिला अटैक के वक्त मेरे पापा यहाँ होते तो वो आज जिंदा होते, जिस पर केट कहती है कि उस वक्त वो वहाँ भी नहीं थे। केंतारो पूछता है कि तो फिर वो कहाँ थे, जहाँ से हमें 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। गॉडजिला अटैक से पहले हिरोशी केट से मिलने के लिए आते हैं। केट उसे देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन हिरोशी उसे कुछ टिकट देते हुए दूसरे शहर चले जाने को कहते हैं। केट उन्हें अपने साथ चलने को कहती है, तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ काम पूरा करना है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब हमें वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ केट बताती है कि डैड के जाने के बाद मुझे स्टेट पुलिस का कॉल आया था। उन्होंने मुझे बताया था कि वो जिस प्लेन से जा रहे थे वो प्लेन अलास्का के तूफान में कहीं गायब हो गया
तभी मिया को उन टेप से मिले डेटा में एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का फुटप्रिंट दिखाई देता है। केट उसे जूम करती है तो उसके अंदर केट की ग्रैंडमदर यानी कि कीको थी। अब हमें कीको के मरने से 6 साल पहले यानी कि 1953 का सीन दिखाया जाता है, जहां हम मनीला में साको देखते हैं। उसके सीनियर उसे एक जापानीज साइंटिस्ट कीको की हेल्प करने और उसे प्रोटेक्शन देने का काम देते हैं, जिसके बाद वो पहली बार कीको से जाकर मिलता है। कीको उसे अपने साथ लेकर एक जगह से आ रहे कुछ गामा रेडिएशन के कोऑर्डिनेट का पता लगाने के लिए निकल जाती है। कीको अपना काम कर रही थी, लेकिन तभी एक अमेरिकन आदमी उन लोगों के पास भागते हुए आता है। सा उसके सर पर बंदूक रखकर उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बताता है कि मेरा नाम बिली रांडा है। बिली बताता है कि मैं ऐसे जानवरों के ऊपर स्टडी करता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करते। वहीं 2015 में केंतारो रांडा अपने ऑफिस जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान अभी भी अपने डैड हिरोशी रांडा की तरफ था, इसीलिए वो अपने डैड के ऑफिस में चला जाता है और वहाँ के चीजों को तोड़ने फोड़ने लगता है, क्योंकि उन्होंने उसकी मॉम को धोखा दिया था। लेकिन तभी उसे एक बैग मिलता है जिसमें से उसे सा की फोटो, उसके कुछ डॉक्यूमेंट और एक टेप मिलता है। इधर केट अपने घर सैन फ्रांसिस्को वापस जा रही थी, क्योंकि वो यहाँ बस अपने डैड के बारे में पता लगाने आई थी, लेकिन उससे उसके डैड वहाँ नहीं मिले थे। केट को एक आदमी मिलता है जिसका नाम टिम था, जो कि मोनार्च के लिए काम करता था। वो केट से कुछ बातें करने का ट्राई करता है, लेकिन केट उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। तो वो उससे कहता है कि मैं मोनार्च के लिए काम करता हूँ और मैं तुमसे उन फाइल्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। टिम कहता है कि वो फाइल मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, अगर तुमने हमें वो फाइल नहीं दिया तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, इसके लिए मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी। जिसके बाद टिम उसे मेट्रो स्टेशन से बाहर लेकर जाता है और उसे कॉल करने को कहता है। केट कॉल करती है और फिर टिम के मुंह पर अपना मोबाइल फेंक कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी एक औरत उसके सामने आकर उसे पकड़ लेती है और उसे अपने कार में बैठाकर निकल जाती है। टिम भी उसी कार में होता है, लेकिन उनसे बचने के चक्कर में केट उस कार का एक्सीडेंट करवा कर वहाँ से भाग जाती है। वहीं केंतारो उस टेप को लेकर मेई के घर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार मेई उसकी हेल्प करने से मना कर रही थी, क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी उसे बस जरूरत पड़ने पर ही याद करता था, इसीलिए उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा था। फिर जब वो अपने घर जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि देखो, मुझे तुम्हारे डैड के दूसरी बीवी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए तुम्हें भी नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद वो बैठकर सा की फोटो देखने लगता है। वहीं 1953 में बिली उन लोगों को बताता है कि यहाँ के पहाड़ों में जो लोग रहते हैं वो एक ड्रैगन को देखने का दावा करते हैं, जो आसमान से धरती पर आता है। उसकी बातों को सुनने के बाद कीको उससे कहती है कि तुम मेरे टीम को ज्वाइन कर लो, लेकिन सा उसे उस पर भरोसा करने से मना कर देता है, जिससे कि कीको को बुरा लगता है। इसीलिए वो उससे कहती है कि ठीक है, फिर तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि ये मेरे तुमसे ज्यादा काम आएगा। जिसके बाद सा कहता है कि ठीक है, और फिर वो वहाँ से अपनी जीप लेकर चला जाता है। कीको बिली के साथ निकल जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने कभी ड्रैगन को देखा है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, बस एक बार। फिर वो उसे एक मैप दिखाता है, जिसे देखने के बाद कीको अपना मैप निकालती है तो उसका मैप बिली के मैप से पूरी तरह से मैच कर रहा था। वो दोनों उस मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें एक बहुत बड़ा शिप दिखाई देता है। ये 1943 का एक शिप था, जिसे उस जगह से 5000 मील दूर किसी समंदर में होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ जंगलों के बीच कैसे आया वो उन्हें समझ नहीं आता। बिली उस शिप के अंदर जाकर वहाँ के चीजों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करने लगता है। तभी उसे कुछ याद आता है तो वो एक चैम्बर में जाता है, जहाँ पर उसे एक बॉक्स मिलता है। ये बॉक्स किसी और का नहीं बल्कि बिली का था, क्योंकि 10 साल पहले वो इस शिप से कहीं जा रहा था, लेकिन शिप डूब गई और सारे लोग मारे गए। लेकिन उस दिन बिली किसी तरह से अकेला जिंदा बच गया था। वहीं सा को आसमान में कुछ बहुत ही अजीब सी रोशनी दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो वापस कीको के पास लौट जाता है।
इधर प्रेजेंट टाइम में केट मोनार्च के लोगों से बचने के लिए मेई के घर चली जाती है, लेकिन तभी मेई उसे पकड़कर छुपा लेती है क्योंकि उसके एपी एड्रेस को फॉलो करते हुए मोनार्च के लोग वहां भी पहुंच गए थे। दूसरी तरफ टिम किंटारो के घर पहुंच जाता है। किंटारो उससे पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर वो कहता है कि हम गवर्नमेंट के स्पेशल टास्क फोर्स से हैं। वो जबरदस्ती उसके घर में घुस आता है और उससे कहता है कि मुझे बिली रांडा के फाइल्स चाहिए, नहीं तो तुम और तुम्हारे दोस्त मुसीबत में पड़ जाएंगे। जिसके बाद किंटारो की मॉम उसे वो फाइल्स लाकर देने को कहती है, लेकिन किंटारो जब अपने कमरे से वो फाइल लेने के लिए जाता है तो इसी बहाने वो वहाँ से भाग जाता है। तभी उसे मेई का कॉल आता है, जिसके बाद वो उससे मिलने के लिए जाता है। लेकिन जब वो केट को वहाँ देखता है तो वो मेई से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रही है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो लोग इसके भी पीछे पड़े हैं। तभी किंटारो कहता है कि मुझे पता है हमें कहाँ जाना चाहिए, हम सबके सवालों के जवाब वही मिलेंगे। दूसरी तरफ 1953 में बिली और कीको को उस शिप में कुछ बहुत ही अजीब तरह के पदार्थ दिखाई देते हैं और उस पदार्थ में फंसे बहुत से लोगों की लाशें भी दिखाई देती है। वहीं 2015 में केंतारो सा को ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है। सा अभी भी जिंदा था। सा उससे पूछता है कि कौन हो तुम, जिस पर वो उसे अपना नाम केंतारो रांडा बताता है। उसका नाम सुनते ही वो समझ जाता है कि वो बिली और कीको का पोता और हिरोशी का बेटा है। केट भी उसे अपने बारे में बताती है। इसके बाद वो उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, जिस पर केंतारो उसे बताता है कि हमें कुछ ओल्ड कंप्यूटर फाइल्स मिले हैं जिसमें मॉन्स्टर और टाइटन थे। सा पूछता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, जिस पर केट कहती है कि गॉडजिला अटैक के बाद मेरे डैड कहीं गए थे, पर अलास्का में उनका प्लेन कहीं गायब हो गया और अब मोनार्च के लोग उन पुराने फाइल्स की वजह से हमारे पीछे पड़े हैं और मुझे लगता है कि मेरे डैड अभी भी जिंदा है। तभी मेई नोटिस करती है कि उस जगह पर हिडन कैमरास लगे हुए हैं। वो सा से पूछती है कि ये किस तरह की जगह है, जिस पर वो बताता है कि ये जगह मोनार्च के रिटायर्ड सोल्जर के लिए बनाया गया है। ये मेरे लिए किसी जेल से कम नहीं। वो हमें कैद करके रखते हैं ताकि हम मोनार्च के सीक्रेट प्लान किसी को बता ना दे। तभी वो अपने पैरों में लगे एक ट्रैकर को काट देता है और उनसे कहता है कि चलो पता करते हैं कि तुम्हारे फादर के साथ आखिर हुआ क्या था। इधर 1953 में कोई चीज बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वो चीज कीको और बिली जिस शिप के अंदर थे उसे जोर जोर से हिट करने लगती है। वो दोनों उससे बचकर भागते हैं, लेकिन वो उन लोगों के ऊपर हमला कर देती है। तभी वहाँ पर सा पहुँच जाता है और किसी तरह उन लोगों को वहाँ से लेकर भागता है। वो चीज जब बाहर आती है तो हम देख पाते हैं कि वो एक बहुत बड़ा ड्रैगन था। सा उन दोनों की जान बचाने के लिए उन्हें लेकर एक गड्ढे में छुप जाता है ताकि वो ड्रैगन उन्हें देख ना सके। इधर प्रेजेंट टाइम में सा मोनार्च के कैमरों से बचकर वहाँ से भागने के प्लान में था। तभी मैं उससे पूछती है कि तुम इनके डैड को क्यों ढूंढना चाहते हो, जिस पर वो कहता है कि सिर्फ हिरोशी ही था जिसे मैं अपना परिवार मानता हूँ। लेकिन तभी मोनार्च के गार्ड को सा के वहाँ से भागने के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद सा और बाकी के लोग एक कार लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें रोकने के लिए रास्ते पर बैरियर लगाकर आगे का रास्ता बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद सा कार से सब कुछ तोड़ते फोड़ते पीछे के दरवाजे को तोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद सा उन तीनों को लेकर एक शिप में पहुंच जाता है जो उन्हें साउथ कोरिया लेकर जाने वाली थी। वहीं 1954 में मोनार्च के जनरल बिली और कीको से मिलने के लिए आ रहे होते हैं। सा उनसे कहता है कि उन्हें हम ड्रैगन के बारे में नहीं बताएंगे, तुम्हारे पास जो प्रूफ है बस वही दिखाना और हमारा काम बन जाएगा। इसके बाद वो लोग जनरल को एक बहुत बड़े टाइटन का फुटप्रिंट दिखाते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास इसकी कोई फोटो है, तो सा कहता है कि फोटो क्यों, अगर आप चाहो तो इसे सामने से देख सकते हो। तभी कीको जनरल को बताती है कि ये जो मॉन्स्टर है ये रेडियो एक्टिव होते हैं, ये यूरेनियम से निकलने वाले रेडिएशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए अगर आप हमें यूरेनियम दे देते हो तो हम इसे दुनिया के सामने ला सकते हैं। वो यूरेनियम को सूंघते ही खिंचा चला आएगा।
अब हमें बिकिनी आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमेरिकन न्यूक्लियर टेस्ट करते थे। लेकिन जब शाह बिली और कीको वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि जनरल ने वहाँ पर यूरेनियम की जगह यूरेनियम से बने बॉम्ब को लगा दिया है। बिली कहता है कि मैंने कहा था कि इस कमीने पर विश्वास मत करो, लेकिन तुम नहीं माने। जिसके बाद शाह जनरल से बात करने के लिए चला जाता है। वो उनसे कहता है कि हमें उन्हें बाहर लाने के लिए बस यूरेनियम की जरूरत थी, लेकिन आपने तो यहाँ यूरेनियम से बने बॉम्ब को लगा दिया। जिस पर जनरल कहते हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, अगर वो है तो हमें उनसे खतरा भी हो सकता है, इसीलिए हमें उन्हें खत्म कर देना चाहिए। इसके बाद सभी लोग उस आइलैंड से दूर एक दूसरे आइलैंड पर जाकर उस मॉन्स्टर के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी मोनार्च के सोल्जर्स को उनके सिस्टम में बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग मिलने लगती है और साथ ही बहुत ही जोर जोर की आवाज सुनाई देने लगती है, जिसे सुनते ही वहाँ बैठे सभी ऑफिसर उसे देखने लगते हैं। बिली भी अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा गॉडजिला आ जाता है। वो यूरेनियम को स्मेल करते हुए यहाँ आ गया था। वो गॉडजिला इतना बड़ा था कि उसे देखने के बाद सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। लेकिन जैसे ही वो गॉडजिला बॉम्ब के करीब पहुंचता है, जनरल बॉम्ब को ब्लास्ट कर देने का ऑर्डर देते हैं। ये सुनते ही कीको ब्लास्ट करने वाले डिवाइस को डिस्ट्रॉय करने के लिए भागती है, लेकिन शाह उसे पकड़ लेता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। बॉम्ब इतनी जोर से फटता है कि गॉडजिला का नामो निशान खत्म हो जाता है। उसके मरने से कीको को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसे भी जिंदा रहने का उतना ही हक है जितना कि इंसानों को है। वहीं प्रेजेंट टाइम में केंतारो शाह से पूछता है कि हम कोरिया क्यों जा रहे हैं, मेरे डैड तो अलास्का में गायब हुए थे। जिस पर वो उसे बताते हैं कि हिरोशी के बाद अगर कोई मेरा दोस्त है तो वो डूहू है, जो कि कोरिया में है, जिसकी हमें जरूरत भी है, लेकिन कोरिया पहुंचते ही हम पकड़े जा सकते हैं, इसीलिए हमें इन टेप्स को फेंक देना चाहिए। मई के लैपटॉप में उन टेप्स की कॉपी थी, इसीलिए वो लोग उसे समंदर में फेंक देते हैं। लेकिन जब वो कोरिया के पोर्ट पर पहुंचते हैं तो उनके पास पासपोर्ट न होने की वजह से उन्हें पकड़ लिया जाता है। कोरियन पुलिस उन्हें पकड़कर अपने साथ लेकर जा रही थी, लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर दूसरे पुलिस ऑफिसर को मारकर वैन में बंद कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि दूसरा पुलिस वाला सा का दोस्त डूहू है। सा उससे मिलकर बहुत खुश होता है। डूहू उन्हें अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। वहीं मोनार्च तक ये खबर पहुंच गई थी कि सा कोरिया भाग गया है। इधर डूहू उन्हें एक प्लेन यार्ड में लेकर जाता है, जहां पर पड़े एक पुराने प्लेन से वो लोग अलास्का जाने वाले थे। डूहू उन्हें उस प्लेन में बैठाकर कोरिया से अलास्का के लिए निकल जाता है। मैं अपने लैपटॉप से ये पता लगाने की कोशिश करती है कि हिरोशी का प्लान अलास्का में कहाँ गायब हुआ था। वो लोग उसी जगह पर जाने का डिसाइड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम 1954 में कीको को अभी भी बहुत दुखी देखते हैं। बिली उससे समझाने की कोशिश करता है। तभी शाह वहां आकर उसे बताता है कि जनरल ने हमें ढेर सारे पैसे देने की बात कही है, अगर हम उनके लिए ऐसे और भी टाइटन्स को ढूंढते हैं तो। शाह उनसे कहता है कि मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, तुम दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। जिस पर वो लोग मोनार्च से झूठ बोलने का डिसाइड करते हैं। इधर प्रेजेंट टाइम में डोहू अपना प्लेन लेकर अलास्का पहुंच गया था, लेकिन तभी वहां पर एक बहुत बड़ा स्टॉर्म आने लगता है, जिससे पूरे प्लेन में टर्बुलेंस होने लगता है। जिसके बाद शाह खुद प्लेन चलाने के लिए बैठ जाता है, क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा पायलट था। वो केट से पानी के बोतल सामने डैशबोर्ड पर रखने को कहता है। केट ऐसा ही करती है, जिसके बाद शाह बोतल को देखते हुए उस प्लेन को सीधे एक पहाड़ पर लैंड करवा देता है। उसकी लैंडिंग से सभी के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद वो लोग वहां से उतरकर पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें उस जगह पर उस जहाज का मलबा मिलता है, जिस पर से हिरोशी वहां आए थे। उस प्लेन के सभी लोग मारे गए थे, लेकिन हिरोशी अभी भी मिसिंग था, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि हिरोशी अभी भी जिंदा है। और आगे जाने के बाद उन्हें एक कैंप दिखाई देता है,
तो वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं। उस कैंप के अंदर उन्हें हिरोशी से रिलेटेड कुछ और सामान मिलते हैं। केट और किंतारो ये देखकर एक दूसरे को गले लगाते हैं क्योंकि उसके डैड अभी भी जिंदा थे। वहीं डूहो को प्लेन पर किसी मॉन्स्टर के पंजों का निशान मिलता है, जिसे देखते ही वो सभी लोगों को जाकर ये बताने लगता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। वो जल्दी जल्दी प्लेन पर जाकर बैठ जाता है और उसे स्टार्ट करने लगता है, लेकिन तभी बर्फ के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलकर डूहू पर हमला कर देता है। वो प्लेन को पकड़कर जैसे ही अपना मुंह खोलता है, पूरी प्लेन फ्रीज होने लगती है। मॉन्स्टर इस हद तक प्लेन को फ्रीज कर देता है कि प्लेन के साथ साथ डूहू भी जम जाता है। वो मॉन्स्टर उस प्लेन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के बाद केट और बाकी के लोगों के पीछे पड़ जाता है। वो लोग उससे बचने के लिए एक अंडरग्राउंड गुफा के नीचे चले जाते हैं, लेकिन तभी मेई का पैर गड्ढे में फंस जाता है। वो लोग किसी तरह उसका पैर गड्ढे से बाहर निकालते हैं और फिर मॉन्स्टर के जाने का वेट करते हैं। मॉन्स्टर के वहां से जाने के बाद वो लोग गुफा से बाहर निकलते हैं और फिर आगे किसी शेल्टर के तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक जगह से लाइट निकलते हुए दिखाई देता है, लेकिन वो जगह बहुत दूर था। तभी किंतारो कहता है कि मैंने पीछे एक बिल्डिंग को देखा था, हमें उतने दूर जाने से अच्छा उस बिल्डिंग में चले जाना चाहिए। जिस पर मेई कहती है कि देखो, उसे सिर्फ तुमने देखा है, हमने तो नहीं देखा, इसीलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन किंतारो कहता है कि नहीं, मैंने सच में उसे देखा है, वो यहाँ से बहुत नजदीक है। जिस पर सा कहता है कि ठीक है, तुमने जो बिल्डिंग देखा था तुम वहाँ जाओ और हम जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ जाएंगे। हम में से जिसे भी कोई हेल्प मिलेगा वो दूसरे के लिए हेल्प लेकर आएगा। जिसके बाद केंतारो अकेले वहाँ से चला जाता है और सा, मेई और केट एक साथ उस लाइट की तरफ निकल जाते हैं। अब हमें ओटा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम बारस नाम की एक साइंटिस्ट को धूप सेकते हुए देखते हैं। तभी उसके वैन में पड़े एक डिवाइस से कुछ सिग्नल मिलने लगती है, जिसके बाद वो मोनार्च के हेडक्वार्टर में मोनार्च के असिस्टेंट डायरेक्टर वर्डिगो को कॉल करती है और उसे बताती है कि मुझे एक बहुत ही वियर्ड रीडिंग मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम वर्जीनिया में मोनार्च के ऑफिस में वर्डिगो को देखते हैं। बार्नस उसे बताती है कि हमें 13 हर्ट्ज के गामा रेडिएशन सिग्नल मिले हैं। वर्डिगो उससे पूछती है कि ये रेडिएशन कहां से आ रहे हैं, जिस पर वो बताती है कि ऐसे रेडिएशन बस स्पेस में मौजूद किसी ब्लैक होल के अंदर से आते हैं, लेकिन इस बार ये अलास्का से आ रहे हैं। और पिछली बार जब ऐसे रेडिएशन का सिग्नल मिला था तो गोडजिला ने हम पर अटैक किया था। अब हमें वापस से अलास्का का सीन दिखाया जाता है, जहां मेई की हालात बहुत खराब होने लगती है। उसके पैर सुन होने लगते हैं क्योंकि उसके पैर गड्ढे में गिरने के बाद भी गए थे। मेई का चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन वो लोग चलते चलते वापस अपने डैड के टेंट के पास पहुंच जाते हैं। जिस पर सा कहता है कि ये जगह बहुत ही अजीब है, हम इसे जितना भी समझने की कोशिश करते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। मेई पूरी तरह से जम रही थी, इसीलिए वो लोग उसे लेकर हिरोशी के टेंट में चले जाते हैं और वहाँ पर आग जलाकर मेई को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। तभी मेई केट से कहती है कि अगर मैं मर जाती हूँ तो तुम मेरी बहन का ख्याल रखना, उसका मेरे अलावा कोई नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर आग के वजह से वो बर्फ के अंदर रहने वाला टाइटन फिर से आ जाता है। साउस के आने की आवाज सुनकर केट और मेई को लेकर वहाँ से भागता है। फिर टाइटन जैसे ही बाहर आकर आग को खाता है, उसके पूरे मुंह में आग लग जाती है, लेकिन वो अपने मुंह से ठंडी हवा निकालकर आग को बुझा देता है। वहीं दूसरी तरफ टीम वर्डिगो को एक ऑनलाइन वीडियो कॉल करता है और उसे बताता है कि हमें बिली रांडा के फाइल्स को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो कुछ ऐसा जानता था जिसे हम नहीं जानते। इधर अलास्का में केंतारो को उसके डैड दिखाई देते हैं। वो उनके पीछे जाता है तो वो एक बेस कैंप के पास पहुंच जाता है और उसके डैड गायब हो जाते हैं, लेकिन उसे वहां पर एक कम्युनिकेशन डिवाइस मिल जाता है जिससे वो मदद मांग लेता है। इधर बर्फ के अंदर रहने वाला टाइटन वहां से चला गया था, लेकिन वो किसी टाइम भी वापस आ सकता था, इसीलिए सा प्लेन के फ्यूल को अपने पास छिड़क देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वो आग जलाकर मॉन्स्टर का ध्यान भटका सके। तभी एक बार फिर से वो मॉन्स्टर जमीन के अंदर से निकलता है।
वो केट और मेई के पीछे भागने लगता है। इसी बीच केंटारो हेलीकॉप्टर से मदद लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन मॉन्स्टर अभी भी उन लोगों के पीछे पड़ा था। तभी मेई भागते भागते नीचे गिर जाती है और वो मॉन्स्टर अपने मुंह से हवा निकालकर उसे जमाने लगता है, लेकिन मेई खुद को उससे बचाने के लिए अपना बैग आगे कर देती है, जिससे कि उसका बैग फ्रीज होने लगता है। इसीलिए साओ उसे बचाने के लिए वहां पर आग लगा देता है, जिससे कि वो मॉन्स्टर आग की तरफ बढ़ने लगता है और वो तीनों हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से सही सलामत निकल जाते हैं। वहां से जाते हुए सा एक बहुत बड़े गड्ढे को देखता है, जिसके अंदर से रोशनी निकल रही थी। फिर हेलीकॉप्टर में केंटारो केट को बताता है कि मैंने जिस जगह से मदद मांगी थी वहां पर मुझे डैड के सुराग मिले थे। मुझे यकीन है कि डैड अभी भी जिंदा है। तभी साम मेई के लैपटॉप को निकालता है तो वो पूरी तरह से जमकर खराब हो गया था। फिर जब उनका हेलीकॉप्टर लैंड होता है तो टिम उन लोगों के सामने खड़ा था। टिम उन लोगों को पकड़कर अलास्का से बाहर भेज देता है। तो दोस्तों, ये मैंने मोनार्च द लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर के आधे कहानी को एक्सप्लेन किया था। वैसे आपको क्या लगता है, आखिर ये बड़े बड़े मॉन्स्टर धरती पर आए कैसे थे? बिली रांडा और कीको रांडा का क्या हुआ? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या हिरोशी अभी भी जिंदा थे? अगर हाँ तो वो अब तक कहाँ थे? ऐसे और भी कई सवाल हैं। अगर आप इसे जानना चाहते हो तो इस वीडियो पर जल्दी से 2K लाइक्स कंप्लीट कर दो। 2K लाइक्स कंप्लीट होते ही आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अगर आप सेकंड पार्ट मिस नहीं करना चाहते हो तो घंटा दबा दो। सो वेल गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए वॉच नेक्स्ट पर क्लिक करें।